हमारे कश्मीर में along with our country India, the number of childless couples आए दिन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और हमारी सोसाइटीज में अक्सर when a couple fails to get conceived, जो फीमेल पेरेंट होता है उसको दोषी माना जाता है। ये कंसिडर किया जाता है दैट ओनली फीमेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इनएबिलिटी दैट उस कपल के अंदर कॉन्सेप्शन नहीं होता है, जो बिल्कुल एक मिथ है। वेल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल RBBL लेक्चर्स। आज हमें यही टॉपिक स्टडी करना है जिसमें ह्यूमन मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम जानेंगे और इसके बाद जो मेडिकल साइंस के अंदर जो चाहे थ्रू जनरल प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर्स with respect to the food and supplement or through medicine या assisted reproductive techniques जो इन childless couples के लिए होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हवाले से जो आपका नीट है या नर्सिंग है या इसके रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस है वहाँ इस टॉपिक के रिलेटेड एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही बात जो बाकी है जिसमें हमारे पेरेंट्स है, हमारा कोई भी इंडिविजुअल है, छोटा या बड़ा, मेल या फीमेल, एज ए पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट या जो भी है, बिकॉज ऑफ द शाइनेस इन आवर सोसाइटी और बिकॉज ऑफ सम इथिकल, लॉजिकल, सोशल इश्यूज और फैक्टर्स, तो इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। हम हेल्थ जो है हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो हम पिछले कई दिनों से जिसके बारे में हम लेक्चर डिलीवर करते आए हैं, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके ना हम अपने बच्चों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रख पाते हैं, ना खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रख पाते हैं, जिसकी वजह से आगे जो है जो हम देखते हैं कि जैसा मैंने पहले ही कहा, नंबर ऑफ चाइल्डलेस कपल्स जो है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो रहा है और हर दिन उसका जो नंबर है और उसकी जो रफ्तार है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज का जो लेक्चर है वो मैं दोनों पोर्टल्स पे, फेसबुक एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल, दोनों पोर्टल्स पे मैं इसको फॉर द सेक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, दोनों पोर्टल्स पे इसको मैं शेयर करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इनफर्टिलिटी। तो पहले वी शुड हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। स्टेरिलिटी में कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, इसके जैसे कई सारे सिंड्रोम्स है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें जो जो एक पर्सन होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, उसमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती है स्पर्म या ओम यानी गमीट बनाने की। तो वो जो इंडिविजुअल होता है, दैट इंडिविजुअल इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू गेट मैरिड, टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये तो स्टीराइल हुआ और ये स्टेरिलिटी हुई, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी पे है। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी असल में है, इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स। अगर एक कपल है, दे गॉट मैरिड on 1st January of an year, and after completion of 1 year with having regular unprotected intercourses, 1 साल होने के बाद भी they are not getting conceived, तो यहाँ पे उनके अंदर जो इशू है, चाहे मेल है या फीमेल है, उस इशू को हम, उस इनएबिलिटी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो यहाँ पे मैं ये डेफिनेशन लिखता हूं इनफर्टिलिटी की, दैट इज इनएबिलिटी to conceive after 1 year जो मैंने कहा of regular unprotected इंटरकोर्स। इस इनएबिलिटी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। गौर से समझना, ये इनफर्टिलिटी जो है
ये दो तरह की हो सकती है, either it can be primary और it can be secondary. Primary infertility का मतलब है कि if a couple has never ever conceived, after marriage a couple never conceived, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है कि एक बार या फर्स्ट टाइम जो कपल है दे वर कंसीव्ड और दे बिगॉट ए सन और ए डॉटर इवन, लेकिन उसके बाद व्हेन दे प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट बेबी दे कुडंट, और जब उन्होंने दूसरी टाइम में कोशिश की तो गेट कंसीव्ड तो नहीं हो रहा है कंसेप्शन, तो उसको सेकेंडरी एबिलिटी कहते हैं। व्हेन ए couple fails to conceive for second time, एक बार वो कंसीव उन्होंने किया था, अब दूसरी बार वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो पहले हमने इनफर्टिलिटी जाना कि जिसमें एबिलिटी चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों में किसी के पास भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें दो टाइप्स है, प्राइमरी जिसके अंदर जो मेल या फीमेल होता है उनमें दोनों में किसी एक या दोनों में किसी इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से दैट कपल हैज नेवर कंसीव्ड, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है कि जिसमें पहली बार कंसीव हुआ था एक कपल के अंदर, अब सेकेंड टाइम कंसेप्शन नहीं हो रहा है उनके अंदर, उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब जो ये इनफर्टिलिटी है, जैसा कि हमने देखा, द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, द कॉज फॉर नॉन कंसेप्शन कैन बी लाइंग विद मेल और फीमेल पेरेंट, दोनों में किसी के साथ भी कोई इशू हो सकता है, जिसमें हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि फीमेल जो पेरेंट होता है, पार्टनर होता है, उसी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। तो जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसके अंदर पहले जो काज होता है वो उसको हम कहते हैं प्री टेस्टिक्युलर काज। तो प्री टेस्टिक्युलर काज में जो मेल के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, उसके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, वहां कुछ इश्यू हो सकता है, या उसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां कुछ इश्यू हो सकता है, या उस मेल के अंदर सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एलएच जिसे कहते हैं, इनकी जो सिक्रेशन होती है वो नॉर्मल रेट से कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। फॉर एग्जांपल हाइपोगोनेडिज्म में ऐसा होता है, जिसमें गोनेडिज्म भी फिर उस मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं मालफॉर्म्ड, या उसके अंदर कुछ जो मॉर्फोलॉजिकली उनका जो कन्वीनियंट साइज होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो ये एक काज हो सकता है मेल के अंदर, जो अगर अर्ली टाइम पे इसको डॉक्टर्स को ये इंफॉर्मेशन उन तक आ जाती है और डॉक्टर से रिकमेंडेशन जो आएगी, जो काउंसलिंग होगी, तो ये ट्रीट हो सकता है थ्रू देयर डिफरेंट प्रोसीजर्स। और दूसरा है टेस्टिकुलर काज। टेस्टिकुलर काज में एक प्राइमरी जो है रीजन दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है व्हेन स्पर्म काउंट, स्पर्म यहां बनते हैं लेकिन उनका जो काउंट होना है वो लेस होता है, स्पर्म काउंट इज लेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना कि जो एक मेल होता है उसके इजैकुलेशन में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो है +15 मिलियन पर ml ऑफ द टोटल, आई मीन ऑफ द सीमेन। तो अगर 1 ml सीमेन में स्पर्म काउंट लेस देन 50 मिलियन हो जाता है उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो ये जो ओलिगोस्पर्मिया है ये भी ट्रीटेबल है थ्रू मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स, बट वंस ए पर्सन नोज, इफ द पर्सन शेयर्स दिस इशू विद हिज डॉक्टर और यूरोलॉजिस्ट और सेक्सिकोलॉजिस्ट, तो उसके बाद उसको जो रिकमेंडेड मेडिसिन है या बाकी चीजें हैं जो भी इलाज है, अगर टाइम पे होता है तो ये इशू एड्रेस हो सकता है। और दूसरा इशू है दैट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। इसका मतलब है व्हेन जो सीमेन है उसके अंदर कुछ कोई स्पर्म नहीं है, नो स्पर्म इज प्रेजेंट इन सीमेन, नो स्पर्म इज इन सीमेन, ये एजोस्पर्मिया है। इसमें कुछ अगर डॉक्टर ब्लॉक है कुछ है, ये भी डॉक्टर्स देख सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स। तो
अकॉर्डिंगली वो उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एस्थीनोसुपर्मिया। एस्थीनोसुपर्मिया भी एक ऐसी ही कंडीशन है जिसमें जो स्पर्म तो होते हैं लेकिन उनमें मोटिलिटी कम या नेग्लिजिबल होती है। sperms lack motility। यहाँ पे स्पर्म्स के पास मोटिलिटी कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। सो फर्टिलिटी का मतलब इतना ही नहीं है, a person has enough number of the sperms। नंबर भी खाली मैटर नहीं करता है, इसके साथ साथ जो स्पर्म्स है वो मोटाइल भी होने चाहिए। If through any reasons they are lack the motility, that can also lead to the male infertility। तो ये भी डॉक्टर प्रॉपर एनालिसिस थ्रू some microscopic tests के बाद डॉक्टर साहब जान सकता है कि अकॉर्डिंगली वो फिर उस कन्वीनियंट पर्सन को कन्वीनियंटली उसको इलाज कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज टेराटोस्पर्मिया। तो जो टेराटोस्पर्मिया है, टेराटोस्पर्मिया में क्या होता है, एक ह्यूमन मेल जो होता है उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं लेकिन उनकी शेप डिफेक्टिव होती है। स्पर्म्स हेयर लैक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी। जो स्पर्म की एक यूनिक शेप होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्क्राइब क्या ये इनकी शेप कैसी होती है। टेडपोल आगे से एक्रोसोम होता है, फिर मेल प्रोनिकुलस होता है, गेलिया बाहर से होता है, फिर मिडल पीस होता है, फिर एंड पीस होता है, टेल पीस होता है, फिर निबन कर्न होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे। इसकी जो यूनिक मॉर्फोलॉजी है, अगर ये यूनिक मॉर्फोलॉजी नहीं होती है, ठीक है, डबल टेलड होता है या कुछ सर्कुलर फॉर्म कोई दूसरी फॉर्म होती है, तो व्हेन द स्पर्म लैक्स इट्स प्रॉपर शेप, प्रॉपर मॉर्फोलॉजी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेराटोस्पर्मिया। किसी भी रीजन से हो सकता है, अगर डॉक्टर को पहले पता चलता है वो मेडिसिन देके वो जो पर्सन पेशेंट होता है उसमें ये रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो हुए प्री टेस्टिक्यूलर, ठीक, और ये टेस्टिक्यूलर। एंड नाउ वी हैव पोस्ट टेस्टिक्यूलर। अब कुछ और भी कुछ हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से वो मेल इनफर्टाइल हो जाता है। उसमें पहले एक आता है, एक कंडीशन आती है वेरिकोसील। इस वेरिकोसील में जो टेस्टिस की ओर या टेस्टिस के अंदर, सक्रोटम के अंदर टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें से जो वेन्स होते हैं, टेस्टिक्यूलर वेन्स, ये टेस्टिक्यूलर वेन्स ज्यादा डायलेट होती हैं, आर मोर डायलेटेड, जिसकी वजह से उनके अंदर जो वाल्व्स होते हैं वो कमजोर पड़ते हैं, वाल्व्स वीक, और ब्लड वहां पर ही रिटेन रहता है। एंड देन दैट पर्सन्स टेस्टिस अपीयर एज अ बैग ऑफ वर्म्स। वो एक वर्म बैग की तरह उसे लगता है, वो फील करता है। डॉक्टर ज्यादा अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और फिजिकली एक पर्सन इंडिविजुअली भी उसको कुछ हद तक अंडरस्टैंड कर सकता है। देन ही कैन डिस्कस द इशू विद हिज डॉक्टर। तो उसके बाद वो एनालिसिस करके वो ये जान सकते हैं कि वेदर इट इज वेरिकोसील और नॉट। तो इस वेरिकोसील से क्या होता है, ब्लड ज्यादा टाइम में इन वेसल्स में रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज्ड रहता है। हमने पहले ही देखा सुपरमेटोजेनेसिस होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। दैट इज व्हाई आवर टेस्टिस आर लाइंग इन द सक्रोटम एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। अब अगर ब्लड ज्यादा देर तक रहता है, टेम्परेचर रेज्ड रहता है, उस रेज्ड टेम्परेचर की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं उनमें ये सारे इश्यूज या उनमें ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है कि मेल इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये भी ट्रीटेबल है थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर्स, डॉक्टर अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर इसमें टाइमली इंटरवेंशन डॉक्टर उसकी हो तो अच्छी तरह ये इशू एड्रेस हो सकता है। और इसकी वजह से और एक इशू भी है, जैसे हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील में ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इसमें जो वहाँ पे विजिनल सीलोम होता है उसके अंदर फ्लूइड चला आता है और वो फ्लूइड कंटिन्यूसली रहता है। फिर पेनफुल टेस्टिकुलर रीजन्स और उसमें क्रीमेटर स्पर्मेटिक कार्ड के साथ साथ बाकी मसल्स होते हैं, उनमें पेन होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है। दैट इज आल्सो ट्रीटेबल थ्रू सर्जरी। तो वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, ये थ्रू सर्जरी ट्रीटेबल होते हैं और टाइमली इंटरवेंशन की वजह से मेल के अंदर अच्छी रिकवरी हो सकती है। और उसके बाद और एक इशू है पोस्ट टेस्टिकुलर, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। दैट इज एपिडाइडमाइटिस। एपिडाइडमाइटिस में जैसे कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कुछ दूसरी इन्फेक्शन होती है, इस इन्फेक्शन की वजह से जो एपिडाइडिमिस होता है, जहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन में वहां के अंदर जो पीएच की जरूरत थी, पीएच वो नहीं रहते, एसिडिक या ज्यादा अल्कलाइन रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स के अंदर जो कैपेसिटी, जो एबिलिटी होनी थी, जिसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जरूरत आता है स्पर्म्स के लिए, तो वो कैपेसिटेशन उनके अंदर नहीं डेवलप होती है।
तो जिसकी वजह से जो मेल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो इस तरह से ये इशू भी ट्रीटेबल होता है थ्रू मेडिसिन अगर टाइमली इंटरवेंशन डॉक्टर्स की हो। इसके अलावा कुछ और भी काजेस है, मैंने इनको जनरलाइज यहाँ पे किया है। जैसे कुछ एक काज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो पिनाइल मसल्स होते हैं उनमें कुछ वीकनेस की वजह से वो पोटेंट नहीं होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, तो प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती है बिकॉज ऑफ lack of some internal metabolic chemicals like cyclic adenosine monophosphate is there, या नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन होनी होती है वहां पे पोटेंसी अचीव करने के लिए उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है, या मसल में वीकनेस हो सकती है, या जो स्पाइनल मसल्स रिलेवेंट होती है टू गिव द सिग्नल और टू इंड्यूस द पिनाइल मसल्स टू रिटेन ब्लड इन द पोर्शंस इन द मसल्स लाइक कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो मेल है उसके अंदर इम्पोर्टेंसी डेवलप हो सकती है। तो ये भी ट्रीटेबल है अगर टाइमली डॉक्टर की इंटरवेंशन हो। और दूसरा एक इशू है दैट इज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन मेल के जो रेस्पेक्टिव न्यूरोकेमिकल्स होते हैं या उसके जो रेस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनकी ओवर एक्टिवेशन की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरकोर्स कंप्लीट होने से पहले ही प्रीमैच्योरली इजैकुलेशन होती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है दैट दे विल ट्रैवल अप टू द सर्वाइक्स और अप टू द यूट्रस और अप टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपोजिट गैमेट्स को फ्यूज होने की। तो इस तरह से ये भी इनफर्टिलिटी में आता है मेल के अंदर। और कुछ और हैबिटेशनल काजेस भी है, जैसे ओवर स्मोकिंग है, जैसे अल्कोहल का यूज है, इन या कुछ और ड्रग्स भी है उनका एक्सेस यूज करने से ये जो मेल के अंदर जो मसल्स होते हैं या जो कन्वीनियंट और रेलेवेंट न्यूरॉन्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें वीकनेस होती है, उनकी सिक्रेशन कम होती है, जिसके अंदर से मेल या तो इम्पोर्टेंट हो जाता है या प्रीमैच्योरली इजैकुलेटिंग हो जाता है, या उसके अंदर ऐसे कई सारे जो है वो इश्यूज डेवलप होते हैं जिसकी वजह से जो मेल है वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो ये भी देखा गया है, ये भी काजेस है मेल इनफर्टिलिटी के। उसके अलावा स्ट्रेस किसी तरह का भी हो सकता है, किसी भी पर्सन को हो सकता है। अगर ये स्ट्रेस ज्यादा होता है उसकी वजह से जो कॉर्टिसोल की लेवल वो बढ़ती है, और स्ट्रेस की वजह से जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जैसे एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, एड्रेनालिन है, इनकी सेक्रेशन कम होती है, और उनकी सेक्रेशन जब कम होती है तो ऐसे या ऐसे जैसे कई सारे जो मेल के अंदर जो इश्यूज होते हैं वो डेवलप होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही देन लूजेस हिज फर्टिलिटी एबिलिटी और वो इनफर्टाइल हो जाता है। और उसके अलावा हीट एक्सपोजर, कश्मीर में हम देखते हैं कि हम कांगरियों का इस्तेमाल, फायर पॉट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। तो एंड वी यूज टू कीप दीज फायर पॉट्स कांगरीज हग्ड विद अवर लोअर एब्डोमेन, जिसकी वजह से हम बॉडी के लोअर एब्डोमेन इंक्लूडिंग द सक्रोटल रीजन उसका टेम्परेचर बहुत रेज करते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत रेज हो जाता है तो उस हीट एक्सपोजर की वजह से जो सुपरमेटोजेनेसिस नॉर्मल होनी थी वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो इससे भी देखा गया है जो मेल होता है वो इनफर्टाइल हो सकता है। और उसके अलावा और एक काज है दैट इज ओबेसिटी। तो ये भी लाइफस्टाइल इशू है, when we don't care about our health and when we retain fat and when we gain weight and when we become obese, तो कोर्टिसोल की लेवल बढ़ती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स, नॉर्मल सेक्स हार्मोन्स, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन वो सारे नॉर्मल नहीं होते हैं, उनकी सेक्रेशन कम होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी वजह से भी जो मेल है उसके अंदर या तो इम्पोर्टेंसी हो जाती है या पीई जैसे इश्यूज डेवलप होते हैं और वो फाइनली इनफर्टाइल होता है। और ये तो मेल्स हैं, और ये मेल्स के अंदर कुछ स्पेशल काजेस हमने देखे जिसकी वजह से ये मेल इनफर्टाइल हो सकता है। टाइमली इंटरवेंशन होगी फ्रॉम गुड डॉक्टर्स, गुड सेक्स साइकोलॉजिस्ट्स और द यूरोलॉजिस्ट्स। तो ये जो मेल इन फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स है तो ये सारे ट्रीट हो सकते हैं। और अब हम फीमेल जो पेरेंट है उसके अंदर भी ये जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में पहले जो काजेस होते हैं वो ओवुलेटरी होते हैं। वो ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स में हम आजकल ज्यादातर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, ये आज कल की हमारी जो बच्चियां हैं उनके अंदर ज्यादा देखा गया है, ज्यादा देखा जाता है। इसके कुछ जेनेटिक काजेस हो सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जो हमारा जो लाइफस्टाइल के अंदर जो तब्दीलियां आई, जिसमें कुछ बच्चियां कुछ नशा वगैरह कर सकती है, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहलिक हो सकता है, और उसके साथ साथ जो जंक फूड्स है उनमें भी देखा गया है, उनमें पीवीसी जैसे या माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, उन माइक्रोप्लास्टिक्स
की जो मात्रा की जो कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है, फाइनली वो ओवरीज तक पहुंचती है। तो ओवरीज में कुछ सिस्टस उनकी वजह से डेवलप होते हैं। जब मल्टीपल सिस्टस डेवलप होते हैं ओवरी के अंदर, तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम उनके अंदर डेवलप होता है, जिसमें इश्यूज लाइक पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीजेस होते हैं, या इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या कभी लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमिनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी ये। और इसके जैसे कई सारे जो इश्यूज होते हैं वो फीमेल एक्सपीरियंस कर सकती है। अगर एक फीमेल ऐसे इश्यूज जो है उनको एक्सपीरियंस कर रही है, जैसे मल्टीपल सिस्टर्स का होना, उसको खुद से अंदर से पता ही नहीं चलेगा कि उसके ओरिजिन के अंदर मल्टीपल सिस्टर्स या पीसीओडी या पीसीओएस है, लेकिन जो कुछ सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर, जैसे ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं होना, जैसे इरेगुलर साइकिल्स होना, जैसे कभी साइकिल ही नहीं होना, या जैसे कभी ओवर एक्टिव ब्लडर या पेन, या फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, अगर एक फीमेल इन सब चीजों का एक्सपीरियंस कर रही है, if she has attained the maturity, the puberty age, and then she is experiencing such issues, the female should share these issues with her parents, and then parents, after seeking proper consultation from the recommended these gynecologists, तो ये उनके अंदर जो इश्यू है बहुत हद तक ट्रीट किया जा सकता है, टाइमली इंटरवेंशन हो तो। अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं होगी तो ये जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज यहाँ पर भी रह सकते हैं। और इन पीसीओएस या पीसीओडी में जैसे और भी कुछ इश्यूज जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हिर्सुटिज्म, appearance of some male characters like heavy voice, like appearance of thickening of the hairs or her face or her chin, ये चीजें अगर हम देखते हैं फीमेल के अंदर, बच्ची के अंदर, तो यहाँ पे हमें ये रूल आउट करना चाहिए कि वेदर शी हैज दिस पीसीओडी और पीसीओएस। ये इसके साथ साथ एक्नीज, कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन में एक्नीज का डेवलप होना, ये भी कभी कभार रिलेट हम कर सकते हैं विद दिस पीसीओडी और पीसीओएस लाइक इश्यूज। तो टाइमली इंटरवेंशन, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर होती है तो इस फीमेल के अंदर, इस मैच्योर फीमेल के अंदर हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबल फैक्टर्स हैं। ट्यूबल फैक्टर्स में जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये पीआईडीज लाइक इश्यूज होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, या कभी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। ट्यूबल ब्लॉकेज, जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकते हैं किसी कारण, उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल इशू हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है थ्रू प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी इज देयर, एमआरआईज आर देयर, रेडियोग्राफीज आर देयर, जिसकी इनको लेके, जिन टेस्ट्स को लेके हम ये ट्यूबल फैक्टर्स अगर है बिहाइंड द फीमेल इनफर्टिलिटी, इनको रूल आउट कर सकते हैं, इसको अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। और कभी कभार कुछ इन्फेक्शंस भी होती है अप टू द फैलोपियन ट्यूब्स और अप टू द यूट्रस, तो जिसमें कुछ सीवियर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज देयर, TB infection is there, that can also lead to the tubal blockage, fallopian tube blockage, or that can also lead to some uterine disorders which can make a human female infertile. और उसके बाद यूटेराइन फैक्टर, उसमें कभी जो यूट्रस होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, या यूट्रस के अंदर कुछ कंजेनिटल जो है एबनॉर्मलिटीज होती है। जैसे अगर यूट्रस में कंजेनिटल कोई एबनॉर्मलिटी है, congenital abnormality, या यूट्रस बहुत ही ज्यादा थिन है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है और सिस्टस हैं, तो इनकी वजह से यूट्रस में एबिलिटी नहीं हो सकती है कि वो कंसीव जाइगोट को कर पा सकता है या ब्लास्टोसिस्ट को कर पा सकता है। तो ये भी अगर टाइमली इंटरवेंशन होती है तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट की वो ये जो है मेडिसिन दे सकते हैं और ये वो ट्रीट इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा और एक जो इनफर्टिलिटी का काज है फीमेल के अंदर, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो यूट्रस के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग,
और उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, ठीक, वो टिश्यू या ऊपर फैलोपियन ट्यूब कार्नोल पार्ट में चला जाता है, वहां पर भी ग्रो करता है, या सर्वाइकल रीजन में भी वो ग्रो करता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो होता है या जो यूट्रस होता है, उसमें जो कंसेप्शन की जो एबिलिटी होती है वो लॉस होती है। तो जब उसमें कंसेप्शन की एबिलिटी लॉस होती है तो जाहिर सी बात है ये फीमेल फर्टिलिटी का एक मेजर काज तब बनता है। उसके अलावा फीमेल में कुछ हार्मोनल जो है वो फैक्टर्स भी हो सकती है एज ए काज फॉर हर इनफर्टिलिटी। हार्मोन में जैसे प्रोलैक्टिन की डिफिशियंसी, जैसे प्रोलैक्टिन, या कभी जैसे एफएसएच है, या कभी जो एलएच है, या इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक, या थायराइड, समटाइम्स अंडर सेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में भी उसके अंदर इनफर्टिलिटी जो है वो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ये प्रोलैक्टिन जैसा सेक्सुअल हार्मोन कोई उसकी सेक्रेशन कम होती है, उसकी वजह से भी वो फीमेल जो है इनफर्टाइल हो सकती है। उनमें उसके फैलोपियन ट्यूब में, उसकी ओवरी में, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके ओव्यूलेशन में, इन सारी चीजों को लेकर उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू डेवलप होता है जिसकी वजह से वो फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये भी ट्रीटेबल है, बट प्रॉपर एंड टाइमली इंटरवेंशन ऑफ डॉक्टर्स। फिर इसके बाद है सर्वाइकल फैक्टर्स। कभी कभार ओवर एक्टिव सर्वाइकस होता है, ओवर एक्टिव सर्वाइकस, जिसमें उसके अंदर जो म्यूकस होता है वो बड़ा ही थिक होता है, थिक म्यूकस। अब ये थिक म्यूकस एक कंप्लीट बैरियर बनता है फॉर स्पर्म्स टू गेट एंटर्ड इनटू द यूट्रस एंड अदर रीजन्स ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सो दैट दे can't reach up to the ampullary part of the fallopian tube where fertilization should have taken place. तो इन ये जो सर्वाइकल फैक्टर है, इसमें एक तो है थिक म्यूकस सेक्रेशन, और कभी सर्विसाइट्स वगैरह ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं, या सर्वाइक्स में कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे हमने वहां देखा ट्यूबरकुलोसिस या पीआईडी, इसके रिलेटेड बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जो है सर्वाइक्स के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो है स्पर्म्स की या तो यहाँ पे डेथ होती है ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन, या वो एंटर नहीं कर पाती अप टू द यूट्रस। तो सर्वाइकल फैक्टर्स भी होते हैं, ये भी अगर प्रॉपरली टाइमली डायग्नोसिस होती है तो ये भी ट्रीटेबल होता है। और उसके बाद है एज रिलेटेड। एज रिलेटेड यानी जब फीमेल की एज होती है प्लस 35, तो उसके अंदर जो इनफर्टिलिटी के चांसेस वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी। तो when a female becomes older or when she attains the age of more than 35 years, तो वहां में उसके अंदर फिर इनफर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो मेल्स में भी ये है, हालांकि मेल्स में जब उनकी एज अराउंड 40 के आसपास होती है, 40 के बाद उनमें जो इनफर्टिलिटी के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, लेकिन फीमेल में पहले ही, क्योंकि इनमें जो मेनोपॉज का नजदीक आना होता है, तो उसकी वजह से जब फीमेल की एज मेनोपॉज के नजदीक आती है, उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस स्लोली एंड स्टडली बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा कुछ कंबाइंड अनएक्सप्लेन्ड काजेस होते हैं, ये होते हैं बोथ इन मेल्स और इन फीमेल्स। ये तो हमने कुछ प्राइमरी काजेस की बात की इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहाँ से हमें पता चला मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है कपल के अंदर, या फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर एक कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो डॉक्टर ही उनको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करवा सकता है। तो रेडियो डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, सो मेनी टेस्ट्स आर देयर, तभी जाके पता चल सकता है कि क्या ये इशू मेल में है या फीमेल में है। अब दोनों में किसी में भी इनफर्टिलिटी का जो इशू है, फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर उनको रिकमेंड कर सकता है कि आपको मेडिसिन लेना है, लाइफस्टाइल में चेंज लानी है, कुछ करना है। लेकिन इशू दोनों में किसी भी पेरेंट के साथ हो सकता है, इसको अपने जहन में रखना है। अब जो कंबाइंड अनएक्सप्लेन्ड कुछ इश्यूज होते हैं जो कभी कभार डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, टेस्ट से भी नहीं पता, सारी चीजें कभी ठीक होती हैं, और ड्यू टू सम अननोन रीजन जो एक कपल होता है उसके अंदर जो है वो कंसेप्शन की एबिलिटी नहीं आती है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहते हैं हम दीज कंबाइंड अनएक्सप्लेन्ड काजेस। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट है वो 3 फेजेस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट है दैट इज जनरल। इस जनरल ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर होता है, या गायनिकोलॉजिस्ट होता है, या सेक्सिकोलॉजिस्ट, या यूरोलॉजिस्ट, वो प्रॉपर काउंसलिंग एक कपल को करता है। उनको अगर कुछ काउंसलिंग में कुछ डिफेक्ट रहता है और उनके बिहेवियर में कुछ इश्यूज लगते हैं, या उनके खान पान में कुछ इश्यूज लगते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा दिस अल्कोहल की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या सिट्रस की वजह से, या ओबेसिटी की वजह से, इन चीजों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी या इवन फीमेल इनफर्टिलिटी होती है एक
कपल जो है वो इनफर्टाइल है, तो प्रॉपर काउंसलिंग जब वो एक कपल को देते हैं तो उसके बाद काउंसलिंग लेने के बाद ही एक कपल के अंदर चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और कभी इन जनरल जो है जनरल ट्रीटमेंट में कभी डॉक्टर उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें जैसे विटामिन डी है, विटामिन ई है, या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, ठीक, या कभी कभार वो हार्मोनल थेरेपीज भी देते हैं। तो अगर यहाँ जनरल ट्रीटमेंट से नहीं हो पाता है कंसेप्शन फिर भी आफ्टर सम टाइम, तो फिर वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसमें मेडिसिन होता है, अगर कुछ इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, या इवन कुछ जो हार्मोन्स, हाई लेवल हार्मोन्स, जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं, या एवोल्यूशन होने के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन होते हैं वो दिए जाते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए मेडिसिन होते हैं वो दिए जाते हैं। वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा मेडिसिन किस पेशेंट को किस हद तक किस मिकदार में जरूरत है। और अगर जनरल ट्रीटमेंट या मेडिसिनल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता है, देन देयर आर स्पेशल टेक्निक्स। अब आज एडवांस्ड वर्ल्ड है, तो इस एडवांस्ड वर्ल्ड में कुछ स्पेशल टेक्निक्स बनाई गई है जो इन्हीं चाइल्डलेस कपल्स के लिए रिकमेंडेड होती है, जिसकी वजह से जो ये चाइल्डलेस कपल है, चाहे रीजन कुछ भी हो, उनके अंदर कंसेप्शन होता है, या दे अटेन द एबिलिटी टू बिगेट देयर सन और टू बिगेट देयर डॉटर। तो उन स्पेशल टेक्निक्स जो वो होती हैं वो असिस्ट करती हैं इस कपल को रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको कहते हैं ARTs, जिसकी कंप्लीट फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ये माना जाता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। जब एक कपल को लगता है नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दे कैन गेट कंसीव्ड, तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो इसके अंदर टेक्निक्स आते हैं, उनकी वजह से एक बिल्कुल जो चाइल्डलेस कपल होता है, बिल्कुल जो नाउम्मीद होता है, जो ये समझता है कि शायद उनमें अब बिल्कुल कभी भी ये एबिलिटी नहीं आ सकती है दैट दे कैन गेट कंसीव्ड, तो तब जाके ARTs प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल एंड दे मेक पॉसिबल द इम्पॉसिबल थिंग्स। तो ARTs में सबसे पहले जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज IVF। तो जो IVF की जो फुल फॉर्म है दैट इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, एक कपल के अंदर जो एक फीमेल पार्टनर होता है, इस फीमेल पार्टनर को पहले एनालाइज किया जाता है, फिर इसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर इसको एक कंप्लीट मेडिकल या साइंटिफिक सेटअप में रखा जाता है, फिर इसको रिकमेंडेड मेडिसिनल एंड हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। इसके बाद इस फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन होती है, यूजुअली ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे मल्टीपल ओवुलेशन हो, एक से ज्यादा एग्स ओवुलेट हो, और उन एग्स को थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर, यूज ऑफ माइक्रो नीडलिंग टेक्निक्स, इन एग्स को लिया जाता है। देन देयर इज कलेक्शन ऑफ एग्स, तो इसी टाइम कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स भी होता है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मेल पार्टनर, और इन दोनों गैमीट्स को इन वाइट्रो यानी लैब कंडीशंस में, साइंटिफिक सेटअप में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको फ्यूजन करवाया जाता है। जब फ्यूजन होता है गैमीट्स का, तो वहां से जाइगोट डेवलप होता है, या मल्टीपल जाइगोट्स डेवलप हो सकते हैं। तो फिर इन्हीं जाइगोट्स को इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट इस फीमेल पैरेंट के अंदर इसको डाला जाता है टू गेट कंसीव्ड, सो दैट जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है या जेस्टेशन में चली जाती है, देन शी डिलीवर्स द बेबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर जेस्टेशन। तो ये जो यहाँ पे ये जो बेबी डेवलप होती है या बनती है, उस बेबी को यूजुअली कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये थ्रू इन दिस इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से, फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जाइगोट बना था, तो उस जाइगोट से जो बेबी बनी है, जो ये बच्चा बना है, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके जो वर्ल्ड में सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी, तो वो यूनाइटेड किंगडम यूके में बनी। तो वहां उस टाइम जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो थे द एडवर्ड्स, उनका नाम था। एक था रॉबर्ट एडवर्ड्स, और उसके साथ एक दूसरा असिस्टेंट भी था, लेकिन मेन काम इसमें रॉबर्ट एडवर्ड्स ने ही किया, और उसका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न इन
25th जुलाई 1978। यहाँ मुझे स्पेस नहीं है, आप ऐसे ही याद रखोगे। रॉबर्ट एडवर्ड्स थे जो मेन साइंटिस्ट इस काम के पीछे थे। उनके साथ दूसरा साइंटिस्ट भी था, उनका नाम कुछ पैट्रिक स्टेफेनस था शायद। हाँ, पैट्रिक स्टेफेनस ही था जिन्होंने इनको रॉबर्ट एडवर्ड्स को असिस्ट किया था। तो इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 1978 में ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी एक थी जिनका नाम दुर्गा रखा गया था। ये दुर्गा इज फर्स्ट इंडियाज दिस टेस्ट ट्यूब बेबी who was born in 1978 in कोलकाता। लेकिन ये अनऑफिशियल था, कुछ इथिकल, लॉजिकल, सोशल क्रिटिसिज्म की वजह से इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इसमें कुछ सुभाष एक जो साइंटिस्ट थे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, सुभाष इनका नाम था। फिर क्या हुआ उसके बाद ऑफिशियली एक दूसरी बेबी जिसका नाम हर्षा था, उसकी जो बर्थ हुई, हर्षा was officially recognized as India's first test tube baby. Officially recognized as India's first test tube baby. अब जो हर्षा थी उसमें एक मेन जो साइंटिस्ट थी वो थी इंदिरा, का नाम था इंदिरा। तो वो साइंटिस्ट इंदिरा की कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ये जो हर्षा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की है, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है, उसकी बर्थ हुई थी, वो बॉर्न हुई थी। ये तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के हवाले से। उसके बाद फिर ये क्रिटिसिज्म हटा, फिर इस लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर ये IVF ग्लोब के साथ साथ, वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में बहुत हद तक बढ़ गया। और उसके बाद और एक दूसरी ART है जिसका नाम है GIFT। फुल फॉर्म इसकी है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यहाँ मुझे स्पेस कम पड़ रही है तो मैं ऐसे ही इसलिए कह रहा हूं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट जैसे बना, जैसे IVF से हमने देखा जाइगोट बनता है, इस जाइगोट को फिर ट्रांसफर किया जाता है थ्रू माइक्रोनीडलिंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से ये खुद नीचे आता है, यूट्रस तक आता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद ये फिर कंसीव होता है इन द यूट्रस, देन कंसेप्शन इन यूट्रस। तो इस टेक्निक को कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और उसके अलावा और एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड गमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें क्या है, जो बोथ मेल प्लस फीमेल पेरेंट एक कपल के अंदर होता है, वहां दोनों के जो गेमीट्स होते हैं उन गेमीट्स को मैन्युअली ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल पार्टनर। तो वहां से सारी प्रोसेस नेचुरली हो जाती है। ये जो एजोस्पर्मिक या ओलिगोस्पर्मिक मेल्स होते हैं उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है। तो इस तरह से दोनों गेमीट्स का फ्यूजन नेचुरल कंडीशन में रेस्पेक्टिव फीमेल पेरेंट के अंदर होता है। तो बाकी प्रोसेस जो कंसेप्शन से पहले या उसके बाद होती है वो इस रेस्पेक्टिव फीमेल में होती है। तो इसको कहते हैं गमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और उसके बाद और एक टेक्निक है दैट इज ICSI। इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसका मतलब है जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओप्लाज्म ऑफ द एग और ओवा। तो जब IVF भी फेल होता है, जब फर्टिलाइजेशन इन वाइट्रो कंडीशन में या इन वाइवो कंडीशन में नहीं होते हैं, तो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओप्लाज्म। इसके पीछे जितनी भी प्रोसेसेस फर्टिलाइजेशन में होती है, जैसे मीटिंग ऑफ गेमेट्स, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन, उन सब चीजों को स्किप करके डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू द ओप्लाज्म ऑफ द एग। उसके बाद जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को थ्रू जिफ्ट या अदर टेक्निक्स के जरिए से कंसेप्शन पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। तो इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद है AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल पेरेंट होता है, मेल पेरेंट, वहां से स्पर्म्स लिए जाते हैं, सीमेन लिया जाता है उसे, और उस सीमेन को डायरेक्टली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, चाहे सर्वाइकस है, वजाइना है या यूट्रस है,
उसमें इंसेमिनेट किया जाता है थ्रू मैनुअल टेक्निक्स। मैनुअली मेल पार्टनर का स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डाला जाता है। उसके बाद जो स्पर्म है वो नेचुरल कंडीशंस में अप्रोच करते हैं टू द फीमेल, टू द ओम, टू द एग, इनटू द फीमेल फैलोपियन ट्यूब और इट सेम्पुलरी पार्ट। तो बाकी सारी प्रोसेसेस नेचुरली हो जाती है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये दो तरह की हो सकती है, आइदर इट कैन बी AIH और इट कैन बी AID। AIH हियर मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जब हस्बैंड जो होता है, लीगल हस्बैंड जो होता है, उसका जो सीमेन होता है उसको यूज किया जाता है फॉर इंसेमिनेशन पर्पस आर्टिफिशियली। और AID जो है इसमें जो डोनर कोई होता है, इस डोनर का जो सीमेन होता है उसको यूज किया जाता है। लेकिन जो AID है तो इट इज बीइंग वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज्ड बाय द रिलीजियस कम्युनिटीज, स्पेशली जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, तो दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटिंग द पीपल टू रेस्ट्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम अंडरगोइंग सच टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक, क्योंकि इसमें डोनर का पता नहीं होता है कौन क्या होता है। हाउएवर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन व्हेन हस्बैंड्स सीमेन इज यूज्ड, इट इज परमिटेड बाय मोस्ट ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स। और इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज सरोगेसी। कभी जो फीमेल पेरेंट होता है उसके अंदर कुछ ऐसा इशू होता है कि वो कभी कंसीव बिल्कुल ही नहीं कर सकती है, यूट्रस में ऐसा, यूट्रस में कोई बड़ा डिफेक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब में बड़ा डिफेक्ट होता है, या कोई विलफुली, कोई जो बड़े बड़े जो कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह भी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि दैट दे विल रिमेन कंसीव्ड, दे विल रिमेन इन जेस्टेशन और इन प्रेगनेंसी। तो इन सारी चीजों को लेके कभी कभार एक डिफरेंट फीमेल जो होती है, different female other than that of the female which is the part of the couple. Suppose here is a couple in which there are two partners, A is male partner, B is female partner. इन दोनों पार्टनर्स से गेमीट्स लिए जाते हैं। इनमें से कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ जाइगोट, किसी भी स्टेज का एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट, कोई भी स्टेज का बनाया जाता है। लेकिन इस एम्ब्रियो को जो कंसीव होना है इस नॉर्मल मदर को यूज नहीं किया जाता है। एक डिफरेंट फीमेल के अंदर ये जो एम्ब्रियो है वो डाला जाता है। तो उस दैट फीमेल इज बीइंग पेड फॉर दिस। वो इनका जो एम्ब्रियो होता है उसको कंसीव करती है, उसको लेके वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको डिलीवर करती है इस बेबी को फिर अपने रेस्पेक्टिव जेनेटिक पेरेंट्स के हवाले करती है। इसको शी गेट्स मनी एंड दे गेट द रिजर्व डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द यंग वन। तो इस मदर को कहते हैं सरोगेट मदर, और इस प्रोसेस को सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी जो है इट इज टू सम एक्सटेंट हैज बीन लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री इंडिया। ठीक, तो कभी सरोगेसी का भी सहारा लिया जाता है बाय द रेस्पेक्टिव कपल। ठीक, और इसके साथ साथ अब कुछ इश्यूज की बात होती है जिनमें इथिकल, लॉजिकल, सोशल इश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सारी चीजों को लेके कुछ रिलीजियस इश्यूज आते हैं, रिलीजियस इश्यूज डेवलप होते हैं, जिसमें जैसे हमने अभी बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर डोनर से होता है बिल्कुल सही नहीं है। रिलीजियस स्कॉलर्स का मानना है इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये इश्यूज आते हैं। कुछ सोशल इश्यूज आते हैं, कभी सोसाइटी इन बच्चों को जैसे नॉर्मली एक्सेप्ट ही नहीं करती है बहुत सारी चीजों को लेके, और कुछ लीगल या लॉजिकल कुछ इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें शेमफुलनेस की फीलिंग वगैरह किसी मेल या फीमेल पेरेंट के जरिए से उसको फील करना, उसको एक्सपीरियंस करना, या सोसाइटी में अपने इन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से बनाए हुए बच्चों को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो उनमें कुछ शेमफुलनेस के बिहेवियर को फेस करना, ये सारे जो इश्यूज होते हैं ये सोसाइटी में होते हैं इन चीजों को लेके। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दीज इथिकल, लॉजिकल, सोशल इश्यूज, तो जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है तो कहीं ना कहीं ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स है जो जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हमको दिखाया। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी सब यूनिट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप यू गॉट इट वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।